एग्जाम्पल को गौर से सुनना, एग्जाम्पल को गौर से सुनना। एक मछेरा मछलियाँ पकड़ने के लिए गया दरिया में, जाल डाला, मछली क्या सारी मछलियों का साइज़ एक जैसा होता है? कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। ठीक है? 10 बड़ी 4 छोटी। क्या करना चाहिए उसको? सारी की सारी घर ले आए? सारी की सारी घर ले आए क्या? कि छोटी-छोटी मछलियों से मेरा क्या बनना है? बड़ी-बड़ी मछलियाँ घर ले जाता हूँ, छोटी-छोटी मछलियों को बड़ा होने दे, बड़ा होने दे, बड़ा होके भी तो मैंने ही जाल फेंकना है, उस वक़्त ले लूँगा। ऐसे है ना? अच्छा और अगर जाल डाला और सारी की सारी छोटी मछलियाँ आई, फिर छोटी मछली घर ले जाए, एग्री करते हैं इससे? अच्छा उसने रिस्क असेसमेंट से कैसे मिसाल रिलेट कर दिया? जब रिस्क असेसमेंट का दरिया आपके सामने आएगा ना क्वेश्चन, इसमें छोटे-छोटे रिस्क भी होंगे, बड़े-बड़े रिस्क भी होंगे। बड़े-बड़े रिस्क। हमने पहली कोशिश क्या करनी है? अगर क्वेश्चन फर्स्ट कीजिए उसने नॉर्मल मार्किंग स्कीम क्या होती है? रिस्क आइडेंटिफाई करने का और एक्सप्लेन करने का 1 नंबर, प्रोसीजर लिखने का आधा नंबर, 3 प्रोसीजर लिखने का 1.5 नंबर। ऑन एवरेज मार्किंग स्कीम ध्यान में रखिएगा। रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में ऑन एवरेज मार्किंग स्कीम होती है रिस्क का 1 नंबर और 3 प्रोसीजर का 1.5 नंबर। यानी एक रिस्क और उसके प्रोसीजर के कितने नंबर हुए? 2.5। इसका मतलब है अगर 15 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो मैंने कम से कम कितने रिस्क लिखने हैं? 6 और प्रोसीजर कितने? 6 3 18 तकरीबन 18। कमी बेशी पॉसिबल है प्रोसीजर में, पहले बताया हुआ। लेकिन कमोबेश 18। लेकिन मैंने एक तो ये जनरल है ना कि हम कोशिश करते हैं एक आधा रिस्क एक्स्ट्रा लिख दें, अगर क्वेश्चन में हो तो। अच्छा मैंने इसका मतलब है 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, 6 रिस्क और उसके प्रोसीजर लिखना है। कुछ क्वेश्चंस में जब आप पढ़ेंगे ना कुछ बड़े रिस्क होंगे, छोटे रिस्क होंगे। आपने ये काम नहीं करना कि तरतीब से जो रिस्क आए वो लिख लिए। ना, 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 ना। पहले सारा क्वेश्चन पढ़ के बड़े-बड़े रिस्क को अंडरलाइन कर लेना है या 1 2 3 लिख लें और कोशिश करनी है बड़े रिस्क को आइडेंटिफाई करें। छोटे रिस्क को छोड़ दें। क्वेश्चन में छोटे रिस्क भी होंगे, छोटी मछलियाँ भी होंगी, छोटी मछलियों को छोड़ दें, बड़ी-बड़ी मछलियों को पकड़ के घर ले आओ। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सारे रिस्क ही छोटे हैं या फर्स्ट कीजिए 6 रिस्क आइडेंटिफाई करने थे, 3 बड़े और 3 छोटे हैं। अब क्या करें? पहले बड़े लिख लें उसके बाद छोटों को भी लिख लें। यानी हमारी पहली कोशिश होगी कि क्वेश्चन करते हुए बड़े-बड़े रिस्क को कवर करें। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन था उसमें इस साल एक्सपेंस पिछले साल की निस्बत 12% बढ़ रहे थे। 12% 12%। मैंने उसको रिस्क में इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि बड़े-बड़े दूसरे रिस्क थे। उसमें वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का था, इनटैंजिबल एसेट्स का था, गोइंग कंसर्न का था, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल था। मैंने उनके ऊपर फोकस किया। एक दूसरा क्वेश्चन था, उसमें पिछले साल की निस्बत 8% एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहे थे। उसमें मैंने ये रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उसमें रिस्क छोटे-छोटे थे। तो सम टाइम ऐसा होगा क्वेश्चन पढ़ के ना कुछ रिस्क आपके ज़हन में आएँगे कि ये भी रिस्क है, सर ने पिछले क्वेश्चन में तो किया था आइडेंटिफाई, इसमें क्यों नहीं किया? मैं सर से पूछा, सर ने गलती तो नहीं कर दी? तो मैं आपको बताऊँगा कि नहीं ये गलती नहीं है बल्कि किस वजह से छोड़ा है? क्योंकि छोटा रिस्क अगर आप देखें ना कंपैरेटिवली दूसरे तो आपको उस क्वेश्चन में बड़े रिस्क नज़र आ रहे होंगे। तो याद रखिएगा सिखाया क्या इस सारे बात से कि जब रिस्क असेसमेंट कर रहे होंगे, कुछ रिस्क होंगे छोटे, उन्हें हम इममटेरियल, कुछ रिस्क हो गए बड़े। अब आपने प्रायोरिटी किसको देनी है? बड़े रिस्क को। अगर तो आपके मार्क्स 2.5 नंबर पर रिस्क के लिहाज से मार्क्स पूरे हो जाएँ, तो छोटे रिस्क को छोड़ दें। लेकिन अगर बड़े रिस्क सारे लिखने के बावजूद अगर अभी मार्क्स बाकी हैं, तो फिर छोटे रिस्क को कराना है, डायरेक्ट नहीं आना। ये बात समझ आई? इसको पिक कर लीजिए, ये रूल बना लीजिए। ठीक है? तो गोइंग कंसर्न आना चाहिए जो आपने कहा है। बाकी के रिस्क देख लीजिए, अगर उस क्वेश्चन में बाकी के कोई और रिस्क भी है, जिनसे मार्क्स पूरे हो गए, तो मैंने शायद फिर गोइंग कंसर्न छोड़ दिया होगा। लेकिन गोइंग कंसर्न बहरहाल एक बड़ा रिस्क है, इसे आना चाहिए था। आना चाहिए था। क्लियर हो गया मेरे में? क्लियर हो गया? अभी तक 2 बातें हमने सीखी, एक लोअर फैक्ट्री रिस्क असेसमेंट और दूसरा ये उन्होंने कि सर क्वेश्चन के अंदर कौन से वाले रिस्क को आइडेंटिफाई करके लिखना है और कौन से वाले रिस्क को छोड़ना है। हर रिस्क को आइडेंटिफाई करना हमें लाज़िम नहीं है। बड़े-बड़े रिस्क को कि हमारे नंबर पूरे हो जाए। ठीक है? या आपके केस स्टडी जब आप कर रहे हो ना इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि कोई रिस्क आपके ज़हन में आएँगे ज़रूर क्लियर है और वो सोच भी आप ठीक रहे होंगे। ये नहीं गलत सोच रहे हो, ठीक रिस्क जायज़ होता है। लेकिन चूँकि बड़े रिस्क है इसलिए हमने उनको इग्नोर कर दिया होगा। लिख देंगे गलत हरगिज़ नहीं होगा, गलत हरगिज़ नहीं होगा। बल्कि आप सेफर साइड में होंगे। लेकिन मैं ज़्यादा एक आधा रिस्क एक्स्ट्रा लिखना काफ़ी है। 1-2 रिस्क। ज़्यादा रिस्क मैं लिखने से इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि आपके दूसरे क्वेश्चन फिर इफेक्ट होते हैं। अगर आप पेपर एंड पे आखिरी आधा घंटा बाकी है और कोई क्वेश्चन नहीं है करने को, तो फटाक से जितना भी भगा सकते हैं। तब कोई हर्ज नहीं। लेकिन स्टार्ट में अगर आप करें ना तो आपने टाइम बचाना है। शुरू-शुरू में लग रहा होता है कि टाइम बड़ा है। जैसे ही जैसे सेशन की तैयारी कर रहे हो ना, शुरू-शुरू में बड़ा टाइम लग एकदम अचानक ही किसी दिन पता चलता है कि हाथ से आउट हो गई है। उसी तरह पेपर में शुरू में जो पहला घंटा आता है, पहले घंटे में हमारी स्पीड कुछ और होती है, रिलैक्स होते हैं। और आखिरी घंटे में एकदम पता चलता है कि टाइम वेस्ट कर दिया। ये नेचुरल है, ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा और आइंदा भी होगा। तो लेकिन इसको मैनेज करने का तरीका ये है, पहले घंटे से ही टाइम मैनेज करके कोशिश करें जल्दी-जल्दी लिखें स्पीड के साथ। और लेकिन याद रखिए, लिखने में स्पीड बनाएँ, प्लानिंग करने में नहीं। प्लानिंग आपको मैंने सिखाया हुआ है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले सोचना ज़रूर है। ये एक इंटरनेशनल पब्लिशर थे, उन्होंने बात लिखी हुई थी। ये प्लानिंग जो है ना, जो आपके शुरू के 10 मिनट आप अपने अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है ना, उसमें 10 मिनट भी आप अपने आप को सोचने के लिए, प्लान करने के लिए देते हैं, उसमें एक लफ्ज़ भी नहीं लिखते। तो ये 10 मिनट जो रिटर्न आपको देंगे ना, वो आपका जो बाकी का 20 मिनट क्वेश्चन को लिखने में लगा रहे होंगे, उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा फायदा है। क्योंकि हमारा बड़ा रिस्क ये होता है कि रिक्वायरमेंट को सही तरीके से ना समझ पाएँ। मैंने बताया ना ज़्यादातर स्टूडेंट इस वजह से फेल नहीं हो गए कि कुछ प्रोसीजर याद नहीं थे या कुछ रिस्क रह गए। ज़्यादातर स्टूडेंट इस वजह से फेल हो गए रिक्वायरमेंट को सही तरीके से नहीं पढ़ सके। उसने कहा था कि इस मिस स्टेटमेंट्स का इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ और स्टूडेंट ने इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बता दिया। दोनों में फ़र्क है। आपने देखा कुछ केस स्टडीज़ में, एक केस स्टडी थी या 2 केस स्टडीज़ थी, जिसमें उसने इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा था। टेस्ट में भी था इम्पैक्ट हाँ, बिल्कुल इसीलिए ताकि आप इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट लिखें और वो गलत हो जाए। तो रिक्वायरमेंट आपको जब कभी फेल करवाएगी ना, आप नोट कर लीजिएगा, रिक्वायरमेंट करवाएगी, रिक्वायरमेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग। आपकी मेमोरी फेल नहीं करवाएगी कि याद ज़्यादा किया हुआ था एग्ज़ाम में, ज़हन में नहीं, ऐसे होता है, लेकिन उससे 2-4 नंबर कम होते हैं। बड़ा फ़र्क पड़ता है जब रिक्वायरमेंट को गलत अंडरस्टैंड करते हैं। और भी क्वेश्चन? डिक्लाइन इन सेल्स का अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें लिखते हुए ना जैसे क्लोज़र ऑफ फैक्ट्री है, इसके 2 रिस्क हैं। लेकिन आप देखें मैंने दोनों को अलग-अलग डिस्कस किया है। इकट्ठा डिस्कस नहीं किया। इकट्ठा क्यों नहीं डिस्कस किया कोई बता सकता है? नहीं ये ज़रूरी है दोनों हमेशा इकट्ठे आएँगे। जब कभी डिक्लाइनिंग इन सेल्स होगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी भी, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स दोनों इकट्ठे आएँगे। अलग-अलग लिखने शाबाश असर्शन एरिया डिफरेंट है। उसके प्रोसीजर भी तो डिफरेंट होंगे। इसलिए दोनों को अलग-अलग लिखा है। दोनों को अलग-अलग लिखा है। अब ये थोड़ी क्लोज़र ऑफ फैक्ट्री में ऊपर एक रिस्क स्टाफ वाला नीचे फिक्स है वाला प्रोसीजर इकट्ठे लिख देता। तो पता नहीं चलता आपको कौन सा प्रोसीजर किस रिस्क के लिए। तो इसी तरह जो डिक्लाइनिंग सेल वाला है, इसमें एक तीसरा भी रिस्क आ गया। क्या वाला सुनिए, ये आपने वो कैरी मैरी वाला केस स्टडी किया? कैरी हाँ, वो प्रोडक्ट्स थी। कहानी यूँ चल रही थी, उसने कहा कि हमने ड्यूरिंग द ईयर न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की। अब आपने क्वेश्चन में ध्यान से देखना है। क्या क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेंटरी है या फिक्स्ड एसेट्स भी दिए हुए हैं? अगर तो सिर्फ इन्वेंटरी है,
तो इन्वेंटरी पे भी राइट डाउन करवाएँ। नॉर्मली साथ में फिक्स्ड एसेट भी होते हैं। तो हम इन्वेंटरी जो फ्लॉप हो गई ड्यूरिंग द ईयर न्यू इन्वेंटरी लॉन्च की थी, फ्लॉप हो गई। उसके क्लोजिंग स्टॉक को तो एनआरवी पे राइट डाउन करेंगे। जो मशीनरी उस इन्वेंटरी को बनाने में इस्तेमाल हो रही थी, क्योंकि उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म होगी ना। इन्वेंटरी लॉस मेकिंग तो मशीनरी प्रॉफिट मेकिंग होगी? नहीं, वो भी लॉस मेकिंग होगी। और अगर हमने इस इन्वेंटरी को बनाने के लिए किसी से लाइसेंस लिया था, पेटेंट्स लिए थे, अब बताइए वो भी प्रॉफिटेबल रहे? वो भी पेमेंट नहीं होगी। लेकिन इनटेंजिबल इसका मतलब ये हुआ डिक्रीज इन सेल्स का कंप्लीट इफेक्ट 3 एरियाज़ पे आएगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी पे, वैल्यूएशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स पे, वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स पे। लेकिन मैंने आपको सिर्फ 2 एरियाज़ पे इम्पैक्ट सिखाया है। तीसरे पे क्यों नहीं सिखाया था पहले? क्योंकि इनटेंजिबल एसेट्स कभी आएगा कभी नहीं। अगर उसने बैलेंस शीट में इनटेंजिबल एसेट्स दिए हुए हैं, तो आपने इसको डिस्कस करना है, वरना नहीं करना। वरना सिर्फ डिक्रीज इन सेल का इफेक्ट 2 एरियाज़ पे करना है, इन्वेंटरी और टेंजिबल्स पे। ये बात समझ आ गई आपको? डिक्रीज इन सेल्स का इफेक्ट इनटेंजिबल्स पे कब आएगा? जब क्वेश्चन में उसने कहा होगा ड्यूरिंग द ईयर इनटेंजिबल एसेट्स ऐड हुए हैं। जी। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपी दूसरी पार्टी ने एक्शन ले लिया। भई हमने एक लाइसेंस लिया था। हमने एक पार्टी से लाइसेंस यूके की पार्टी थी उसे लाइसेंस लिया सर आपकी बनाई हुई प्रोडक्ट को हम खुद आपने जो मेडिसिन बनाई है रिसर्च करके हम भी पाकिस्तान में उसको मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हैं उसे इजाजत दे दी। बनाना शुरू की तो कंपटीटर ने कहा ये तो प्रोडक्ट मैंने खुद से मैन्युफैक्चर की हुई है, फार्मूला मेरा है। आप इसके मुताबिक ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते। कोर्ट में केस चल रहा है। बताइए अब इसमें रिस्क है। अगर कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये फार्मूला इस्तेमाल करने का हक वाकई कंपटीटर को है, क्योंकि कंपटीटर ने हमारे खिलाफ केस किया हुआ है पेटेंट्स की वायलेशन इन्फ्रिंजमेंट्स कहते हैं वायलेशन को। अगर हमने पेटेंट्स की वायलेशन की है, तो इसका मतलब हमें कोर्ट क्या कहेगी अब आप आइंदा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन इस्तेमाल करेगा कंपैट? तो हमने अपने पेमेंट्स जितनी भी की होगी, सारी की सारी ज़ीरो होगी। सही, सही। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जी। वारंटी के केस में भाई कह रहे हैं 2 प्रोसीजर मेरे ज़हन में आ रहे थे जो कि यहाँ पे नहीं लिखे हुए। एक प्रोसीजर ये था स्टॉक काउंट के दौरान में इन्वेंटरी की फिजिकल कंडीशन देखी जाए। देखिए अगर तो क्लेम इस वजह से आ रहा है इन्वेंटरी फिजिकली डैमेज है, तो वो स्टॉक काउंट में आइडेंटिफाई हो जाएगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है इन्वेंटरी फिजिकली डैमेज नहीं होती। छोटी सी एग्जांपल वारंटी का सबसे बड़ा केस हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, मोबाइल हैं, टीवी वगैरह हैं, इनमें। क्या आप इनको देख के जिस वक़्त ये स्टॉक में पड़ा हुआ है, उनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका वारंटी का क्लेम आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, वो पैक्ड होते हैं नॉर्मली और आप खोल के भी देखें तो वो बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं। वो तो समटाइम जब इस्तेमाल होते हैं कंज्यूमर इस्तेमाल ऑन भी हो जाते हैं। हो सकता है आधे घंटे बाद ऑटोमैटिकली बंद हो जाते हो, ये प्योर मसला हो। तो नॉर्मली जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना, ये आप उस इन्वेंटरी आइटम्स को फिजिकली देख के जज नहीं कर पाते। फिजिकली देख के सिर्फ एक प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वैल्यूएशन की, फिजिकल डैमेज। अगर इन्वेंटरी डैमेज है ना फिजिकली, वो फिजिकल वेरिफिकेशन से आइडेंटिफाई होगी। उसकी टेक्निकल परफॉर्मेंस क्या वो सही चलता है कि नहीं चलता, वो फिजिकल वेरिफिकेशन से पता नहीं चलेगा। वो जब सेल होगी तभी पता चलेगा। तो उसके लिए हमें आफ्टर सेल रिटर्न की रेशियो देखनी पड़ेगी कि कितनी इन्वेंटरी रिटर्न हो रही है। क्लियर? बाकी दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? कि हाँ, कि इन्वेंटरी अगर वापस आ रही है, तो उसमें प्लांट की इम्पेयरमेंट का ज़िक्र भी करना चाहिए। ये प्रोसीजर उस वक़्त रेलेवेंट होगा, अगर वारंटी का क्लेम जो आ रहा है, वारंटी जो प्रोडक्ट की पुअर परफॉर्मेंस है, वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना, तो उसमें प्लांट की इम्पेयरमेंट है। अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, तो प्लांट की इम्पेयरमेंट जैसे 2 एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। एक रियल एग्जांपल, एक केस स्टडी की। रियल एग्जांपल, तो सैमसंग ने शायद कोई बैटरी अपनी इस्तेमाल अपने मोबाइल में बैटरी यूज़ की थी, जो ओवरचार्ज होके वो धमाके से फट जाती थी। ये प्रॉब्लम थी। ये एक फॉल्ट उसकी वजह से सेट रिपेयर होने के लिए, रिटर्न होने के लिए वापस आना शुरू हो गया। उन्होंने शायद वो पूरी लॉट जो थी मार्केट से उठा ली थी। तो उसको फिर क्या किया होगा? हाँ, एनआरवी पे रिगार्ड क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ मेक सेल की वजह से हो सकता है जो एनआरवी है कॉस्ट से कम हो जाए, उसे राइट डाउन टू एनआरवी करना पड़ेगा। इस केस में बताइए क्या सैमसंग को अपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की पेमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि वो बैटरी जो है वो अलग से शायद बाय करते थे। वो अलग से बाय कर तो वो अगर वो आउटसोर्स करते हैं तो उस सूरत में हमारे प्लांट में प्रॉब्लम नहीं है, सप्लायर के प्लांट में प्रॉब्लम है। अगर क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है क्या नहीं। ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, ये आपका एक इक्विपमेंट आपने पुअर क्वालिटी का यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। हाँ, अगर वो बैटरी हमारी कंपनी खुद ही बना रही है, तो फिर इसमें प्लांट की पेमेंट आएगी, लेकिन किस प्लांट की? जो बैटरी मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है? तो डिपेंड करता है। इसी तरह आपने एक सीबा की केस स्टडी में पूछा था कि गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी उनका ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। वो ब्रेक सही नहीं लगती। वो प्रेस करें ना तो बाल का ब्रेक देती है, बाल का स्किप मिस कर जाता है। अब इसकी वजह से हम जो पूरा गाड़ी और वो ब्रेकिंग सिस्टम बाय करते थे। ब्रेकिंग सिस्टम सप्लायर से बाय करते थे। तो क्या इस सिचुएशन में हमें अपने प्लांट की इम्पेयरमेंट का रिस्क आइडेंटिफाई करना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है। हाँ, अगर खुद से वो ब्रेकिंग सिस्टम बना रहे होते, तो उस वक़्त इम्पेयरमेंट आती है और किस किस सेक्शन में जो ब्रेकिंग सिस्टम बना रहा है। क्लियर जी? कोई भी क्वेश्चन? क्या इस वजह से गुडविल की इम्पेयरमेंट हाँ, ये भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन उठाया था कि क्या इस वजह से क्वेश्चन ये था कि हमने केस स्टडी की थी जिसमें फूड रेस्टोरेंट था हमारा क्लाइंट, उसने कोई फूड सप्लाई किया, फूड पॉइज़न का शिकार होके लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की क्लेम। क्या इसमें गुडविल का रिस्क है? इसका जवाब था नहीं। हालाँकि रेपुटेशन की तो ऐसी गिर गई। उन्होंने कहा भाई पता नहीं क्या-क्या ज़हरीली चीज़ें डाल के खिला रहे हैं, लेकिन इंटरनली जनरेटेड गुडविल रिकॉग्नाइज़ नहीं होती। वो इसलिए वो अगर परचेज़ की हो गुडविल, फिर हो सकती है, वरना नहीं। ठीक है? अगर एएफसी वाले हैं फॉर एग्जांपल जिन्होंने लोकली यहाँ कोई ऐसा रेस्टोरेंट जो लोकली मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसमें ये इश्यू राइज़ हुआ है, तो चूँकि उसने गुडविल रिकॉग्नाइज़ नहीं की होगी, इम्पेयरमेंट का रीज़न है। हाँ, अगर क्वेश्चन में कह दे कि आपने इंटरनेशनल कोई फूड चेन रेस्टोरेंट उससे पेटेंट्स एक्वायर किए, ठीक है? 2 मिलियन के और उस सिचुएशन में ये रिस्क राइज़ हुआ, यानी आपने एक्वायर किया, एक्विजिशन है, उस सूरत में रिस्क राइज़ हो सकता है इम्पेयरमेंट का। क्लियर जी? और भी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। ये प्रोसीजर अगर आपने ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 आपको समझ आ गया ना, तो इसका मतलब ये है कि आप केस स्टडी ना सिर्फ ये कि चैप्टर 10 बल्कि 10 के साथ 11 भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। क्लियर? और आपको पता चल गया 10 और 11 कैसे इंटरलिंक्ड है। 10 के ही कंसेप्ट 11 में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है? ये कोई नया चैप्टर तो जो मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर में कि ये चैप्टर 11 इज़ इक्वल टू चैप्टर 2 परफेक्ट प्लस तो सही बात थी कि गलत थी? सही थी ना? तो बस इसमें यूँ समझ लीजिए हमारी प्रैक्टिस ही है। हमारी प्रैक्टिस ही है चैप्टर 10 की और चैप्टर 2 की इकट्ठी प्रैक्टिस है, बस और कुछ नहीं चीज़ नहीं। चलिए आज के फिर कंसेप्ट की तरफ चलें। आज का लेक्चर हमारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं। केस स्टडी बेस्ड इस चैप्टर में केस स्टडी बेस्ड जितना मटेरियल था वो मैंने आपको सिखा दिया। एक कंसेप्ट रह गया जो केस स्टडी बेस्ड है, छोटा सा कंसेप्ट है। वो है रिस्क असेसमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा।
ठीक है? इसके अलावा इस चैप्टर में जितना भी केस स्टडी मटेरियल है, वो मैंने आपको सिखा दिया है और अब आगे 2-3 दिन हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, जी सर जी हम केस स्टडी बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रोसीजर भी फिट हो रहे हैं, रिस्क असेसमेंट भी समझ आ रही है, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। वरना तब तक ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी तक मेरा ख्याल है कि हम कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैप्टर 11 के ये क्वेश्चंस किए हैं और उन्हें कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, एक दो इसमें प्रॉब्लम नेचुरल है, एक दो प्रोसीजर में प्रॉब्लम नेचुरल है, लेकिन ये क्वेश्चन 60-70% हैंडल कर लिया उन्होंने। कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने किया? नहीं, अभी तादाद कम है, अभी तो 50% से भी कम। अच्छा, ये रिटन अटेम्प्ट कितने स्टूडेंट ने किया था? अटेम्प्ट भी तो नहीं किया। उसका मतलब है जिसने कंक्लूजन क्या हुआ कि जिसने रिटन क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उसे केस स्टडी समझ आ गई और जिसने नहीं किया, उसे भी समझ आ जाएगी जब वो केस स्टडी प्रैक्टिस करे। चलिए बाहर देखें, आप इंतजार कर रहे होंगे इस वक्त के सेशन जल्दी-जल्दी खत्म हो, हम तैयारी शुरू करें। मेरी भी यही कोशिश है। लेकिन हम आपको क्या भागम-भाग में मैं ये तो ताना आपका बर्दाश्त कर सकता हूँ कि सर ने लेट सेशन कंप्लीट करवाया है। सर छुट्टियाँ करते रहे दरमियान। नहीं मुझे पता है, बेफिक्र रहिए। जो मैं करता रहा मुझे पता है। लेकिन मैं ये ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सर ने जल्दी-जल्दी बुलाया। ना, ना, ना। चलेगा तरतीब के साथ हमारा। तो हाँ, आपके ज़हन में ये होगा कि जल्द से जल्द सेशन कंप्लीट ताकि हम खुद तैयारी करें। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा हमेशा, जो उस्ताद की छत्र छाया में 1 घंटा प्रैक्टिस की होती है ना आपने, 1 घंटा सीखा होता है, 1 घंटे की ट्रेनिंग, घर बैठ के 4 घंटे से बेहतर होती है। ठीक है? क्लास की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी कांसेप्ट आ रहा है, आधा भी सुनिए। इसीलिए ये अगर 3-4 दिन हमारे अगस्त के लग रहे हों, तो आपने इसको बर्डन नहीं फील करना। याद अगर आपको इन दिनों को उस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, ये 2 जो हमारा डेढ़ हफ्ता है बाकी, अगर इस डेढ़ हफ्ते को आप उस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे मैं कहूँ, जैसे केस स्टडी में कहूँ वैसे कर, तो ये आपके बाद के 5 दिन को सेव करेगा, बाद के 5 दिन को सेव करेगा। यानी यूँ समझ लीजिए कि अगर आपका 2 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, तो आपके बाद के 5 दिन की मेहनत कम हो रही है। लेकिन आप समझ जाओगे नहीं मेहनत वही जो हमने खुद घर बैठ के करनी है। वो भी अहम है, ये नहीं वहम नहीं है। लेकिन उस्ताद जो करवा रहा होता है ना चीज़ें अगर उस तरीके से कर जाएँ, वरना मेरा क्या देखें, आप आज मुझे कहें ना सर केस स्टडी की प्रैक्टिस को खत्म कर दें, सिर्फ वो हम खुद कर लेंगे। आप सिर्फ कांसेप्ट्स बता दिया करें, इसी हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। इसी हफ्ते में सेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो मेरा दिल नहीं मानता और मुझे पता है आपके लिए भी नुकसानदेह है। मैं अगर आपको ये कह दूँ ना सेशन कंप्लीट हो गया जाओ खुद से प्रैक्टिस कर लो। एक-एक केस स्टडी के ऊपर आप 2-2 घंटे लगा रहे होंगे। तो इसलिए ये इंतजार ना करें कि सेशन खत्म होगा तो हमने क्वेश्चन केस स्टडी अटेम्प्ट करना शुरू करनी है। ना, ये काम ना करें, साथ-साथ करते रहें। बाद में आप बहुत कंफर्टेबल फेस में होंगे। ठीक है, बताना मेरा फर्ज था, अमल करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। तो क्या इतनी देर की डिस्कशन है, 5 मिनट की डिस्कशन में मैंने क्या समझाया कि डेली बेसिस के ऊपर आपको जो असाइनमेंट मिले वो करते रहें, सेशन एंड होने का इंतजार ना करें, वो हो जाएगा। वो नेक्स्ट वीक के मिड में इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन साथ-साथ प्रैक्टिस करते रहें, ये आपका बाद का रिवीजन का टाइम बचाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड रिस्क इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट। इसको हम इन शॉर्ट कहा करते हैं रिस्क असेसमेंट का चैप्टर। रिस्क असे इसमें आई कैप या तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा एज़ यूजुअल किसी भी चैप्टर की तरह या केस स्टडी का। लेकिन हमने ये सीखा है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें ज्यादातर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आता है। जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, उसके बाद चैप्टर 8, चैप्टर 9, कुछ में रिप्रोडक्शन का और कुछ में केस स्टडी बेस्ड ज्यादा। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 10, चैप्टर 11 वगैरह। कुछ में इस चैप्टर में ज्यादातर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन बहरहाल हमने रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट भी डिस्कस करने हैं, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। तो आज जो हम कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है रिप्रोडक्शन के। लेकिन ये आपकी जो इसमें एग्जांपल्स यूज होंगी ना वो केस स्टडी के लिए भी यूजफुल हो सकती है। पहला कंसेप्ट क्या है सुन लीजिए, मुश्किल नहीं है कंसेप्ट, कोई मुश्किल नहीं है। पहला है रिस्क बेस्ड अप्रोच। रिस्क बेस्ड अप्रोच, दुनिया में कोई भी प्रोफेशन चाहे वो साइंस का हो, मेडिकल हो, कोई आर्ट का हो, इस वक्त जिस पोजीशन पे है, अब जिस पॉइंट पे है, जो अप्रोच है, जो मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, आज से कुछ अर्सा पहले जब वो ओरिजिनेट हुआ था तब वो मेथोडोलॉजी यूज नहीं करते थे। आज से शायद 50, 60, 100 साल पहले मेडिकल में जो सर्जरी होती थी वो किसी और तरीके का होती थी, आज किसी और तरीके का होती है। ठीक है, अब तो शायद लोग रिपोर्ट वगैरह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज करते हैं। उसी तरह हमारा ऑडिट प्रोफेशन भी, ऑडिट करने का तरीकाकार भी, ऑडिट करने की अप्रोच भी आज से 100 साल पहले कुछ और होती थी, 50 साल पहले कुछ और, आज कुछ और है। हमें पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में वो यही बता रहा है ऑडिट करने की डिफरेंट अप्रोचेस हिस्ट्री में कौन सी रही हैं और इस वक्त कौन सी अप्रोच है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में हमें टोटल अप्रोचेस बता रहा है कि ऑडिट करने की अप्रोचेस पास्ट में क्या रही हैं और इस वक्त कौन सी अप्रोच चलती है ऑडिट की। और फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में बताता है जो इस वक्त अप्रोच है ऑडिट करने की उसमें कैसे काम होता है, कैसे काम, उसको डिटेल एग्जांपल के साथ शेयर करा। तो पहले स्टार्ट करते हैं अप्रोचेस ऑफ ऑडिटिंग। अप्रोचेस ऑफ ऑडिटिंग में हम क्या सीख रहे हैं, ऑडिट करने की डिफरेंट अप्रोचेस क्या रही हैं। कहता है 3 अप्रोचेस है, 3 अप्रोचेस हमने स्टडी किया। आपको याद होगा ये एक मॉडल, ये एक मॉडल सिस्टम, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउट। दुनिया में कोई भी सिस्टम हो ना, वो चाहे आईटी सिस्टम है, अकाउंटिंग, उसके 3 फेजेस होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। अगर इस कांसेप्ट को हम अकाउंटिंग सिस्टम पे अप्लाई करें, अकाउंटिंग सिस्टम में आउटपुट क्या है? आउटपुट फाइनेंशियल, याद है ये पहले भी मैंने समझा। इनपुट क्या है? नेचर ऑफ एंटिटी एंड ट्रांजैक्शंस, नेचर एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ एंटिटी, जो ट्रांजैक्शंस है। और प्रोसेसिंग क्या है? इंटरनल कंट्रोल। यानी मेन कांसेप्ट क्या बनता है कि ट्रांजैक्शंस ऑफ एंटिटी इंटरनल कंट्रोल से गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट होती हैं। है ना, जैसे यहाँ पे सेल, परचेज, पेरोल की ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक की ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे वो किसी ना किसी इंटरनल कंट्रोल के अंडर प्रोसेस की जाती हैं और उसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। एग्रीड? अच्छा, मेरा क्वेश्चन पहला आपसे ये है, स्टार्ट में जो 100 साल पहले के ऑडिटर थे वो कैसे सोचते थे? वो कहते थे ठीक है, ट्रांजैक्शंस है, इंटरनल कंट्रोल है, फाइनेंशियल, पूरा अकाउंटिंग सिस्टम के तीनों पार्ट्स हैं। लेकिन कहते थे भैया हम तो जिम्मेदार हैं सिर्फ एक चीज के, किसके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, इसमें अपीयर होने वाली आइटम्स को वेरीफाई करेंगे, बाकी की चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। इनिशियली अगर देखें तो ये चीज लॉजिकल भी लगती है कि भाई जो चीज हमने वेरीफाई करनी है, जिस चीज का जिम्मेदार है, सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है, मैं ऑडिट बनाने का जिम्मेदार, मैंने अकाउंटिंग थोड़ी बनानी है। ये नहीं ऑडिट में अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड में बोल के बैठता हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो कहते हैं सिर्फ फाइनेंस, यानी उस वक्त के ऑडिट में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के प्रोसीजर होते थे। तो कौन से? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। और इस अप्रोच को कहते थे सब्सटैंटिव अप्रोच या ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आने वाले ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता था, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जाता था, इंटरनल कंट्रोल को चेक नहीं किया जाता था। इसे कहते हैं सब्सटैंटिव अप्रोच या सब्सटैंटिव अप्रोच क्यों कहते थे इसे? क्योंकि सब्सटैंटिव क्वेश्चन को काम होते हैं। काफी अर्सा तक ये अप्रोच चलती रही।
फिर इसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता प्रोफेशन में लोगों ने रिकॉग्नाइज़ करना शुरू किया कि ठीक है, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही वेरीफाई करना है। लेकिन क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करता है। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे, जैसे सेल्स है, बाकायदा अप्रूवल के बाद हो रही हैं, परचेजेस है, इन्वेंटरी चेक की जाती है रिसीविंग के ऊपर, उसके बाद परचेज रिकॉर्ड की जाती है। पेरोल सीएफओ अप्रूव करता है, उसके बाद बैंक पहले रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है, फिर बैंक का बैलेंस शीट में आता है। अगर क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चांस ऑफ एरर कम हो जाता है। और अगर इंटरनल कंट्रोल वीक हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चांस ऑफ एरर ज्यादा हो जाता है। तो वहां पे कुछ लोगों ने अगली अप्रोच रिकमेंड की। उन्होंने कहा बजाय ये कि हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हर एरिया पे एक जैसे प्रोसीजर परफॉर्म करें, हम बजाय ये कि सब्सटेंटिव अप्रोच में हर एरिया पे एक जैसे प्रोसीजर परफॉर्म करें, क्यों ना हम पहले इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करें। और जिस जगह कुछ जगह पे कुछ एरियाज में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा, कुछ एरियाज में इंटरनल कंट्रोल वीक होगा। जिन एरियाज में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, वहां पे हम अपने प्रोसीजर कम कर दें। जिन एरियाज में इंटरनल कंट्रोल वीक है, उनमें अपने प्रोसीजर ज्यादा कर दें। तो बताइए आपके ख्याल में, आपसे पूछता हूं कि इसको कहते हैं सिस्टम बेस्ड अप्रोच। इसको क्या कहते हैं? सिस्टम। इसका नाम सिस्टम बेस्ड क्यों पड़ा? क्योंकि सिस्टम का मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये स्टार्ट करती है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से। यानी इसका ये मतलब नहीं है सिस्टम बेस्ड अप्रोच का सिर्फ इंटरनल कंट्रोल टेस्ट होगा, नहीं। इसका मतलब ये स्टार्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग से होगा। फिर जहां पे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, वहां पे प्रोसीजर कम, और जहां पे इंटरनल कंट्रोल वीक है, वहां पे प्रोसीजर। खुद बताइए, हर एरिया पे एक जैसे प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए कि ट्यूनिंग कर लेनी चाहिए? ट्यूनिंग कर लेनी चाहिए कि जहां पे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग, कम, वीक तो ज्यादा। इसको कहते हैं सिस्टम बेस्ड ऑडिट। इसको फिर ऑडिट प्रोफेशन ने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा आज से सब्सटेंटिव ऑडिट खत्म, सिस्टम बेस्ड ऑडिट शुरू। क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं। लेकिन हां, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सब्सटेंट जो सिस्टम बेस्ड ऑडिट है, उसमें हम क्या सब्सटेंटिव ऑडिट में क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच में सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सिस्टम बेस्ड ऑडिट में क्या करते हैं? दो का, पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करते हैं। अगर कंट्रोल्स वीक हो तो सब्सटेंट टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं और सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम, लेकिन एलिमिनेट नहीं करने। याद है केस स्टडी में हमने पढ़ा था, वो सही था, पता नहीं कौन, उसकी टीम कहती थी सर कंट्रोल बड़े स्ट्रांग है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर फाइल कर देते हैं, जीरो। उसने कहा था नहीं, कम कर दो, एलिमिनेट नहीं करो। ठीक है? तो इस अप्रोच को क्या करते हैं? और फिर इसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं। यानी सिस्टम बेस्ड अप्रोच में अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी हो रहे हैं और सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म हो रहे हैं। सिस्टम बेस्ड समझ, तो बताइए ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच बेहतर कि सिस्टम बेस्ड अप्रोच? सिस्टम बेस्ड अप्रोच। फिर आगे चलते हैं। फिर कुछ मजीद अच्छा गुजरा तो प्रोफेशनल ने कहा नहीं, अभी भी एक चीज है, हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं ना। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ये जरूर बताता है जहां पे कंट्रोल वीक है वहां पे गलती का चांस ज्यादा, और जहां पे कंट्रोल स्ट्रांग है वहां पे गलती का चांस कम। लेकिन ये जो गलती का चांस है ना, ये सिर्फ इंटरनल कंट्रोल से असेस नहीं होता, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से भी असेस हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ, जैसे उसने कहा आप ये कह रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग, रिस्क ऑफ एरर कम, लेकिन समटाइम ऐसा होता है, सुनिएगा जरा, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री पे फिजिकल वेरिफिकेशन अगर आप कंट्रोल लगाया, सीसीटीवी कैमरा लगाए, ठीक है, इसका मतलब है कंट्रोल स्ट्रांग है, रिस्क ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन कम होगा, प्रोसीजर भी कम, एग्रीड। कहता है लेकिन अगर वो इन्वेंट्री, फर्ज कीजिए हीरे हैं, अगर वो इन्वेंट्री गोल्ड है, ज्वेलरी है, लैपटॉप है, 2-2 ढाई-ढाई लाख के कीमती मोबाइल है, आईफोन, तो आप कंट्रोल जितने मर्जी स्ट्रांग कर दे, लोग अपनी जान का रिस्क लेके भी इनको चोरी करने की कोशिश करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो उसने कहा जो हमारा रिस्क है ना मिस एप्रोप्रिएशन का, वो सिर्फ इंटरनल कंट्रोल पे बेस नहीं कर रहा, वो नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे भी बेस कर रहा है। आपको जब रिस्क असेसमेंट करनी है ना, तो सिर्फ इंटरनल कंट्रोल को नहीं, बल्कि नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को भी सामने रखें। जैसे उसने कहा, अब आप खुद बताइए, पहली इंफॉर्मेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में हर महीने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है, कंट्रोल स्ट्रांग, रिस्क इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम। अब इस इंफॉर्मेशन में मजीद एक चीज ऐड कर रहा हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है और क्लाइंट के 60 बैंक अकाउंट्स हैं, ऐसा होता है, क्लाइंट के 60 बैंक अकाउंट्स हैं। अब बताइए, अब रिस्क, अब क्या आप सिर्फ इस चीज को कंसीडर करेंगे कि हर महीने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रही है, कि उसकी नेचर को भी, डिफरेंट जगहों पे ऑपरेशन होते हैं और हर जगह का अलग बैंक अकाउंट है, क्योंकि हो सकता है एक बंदा 1 से 11 सही बनाएगा, घर में 2 सही बनाएगा, 3 से तंग आ जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ अप्रोच। तो क्या हमें सिर्फ इंटरनल रिस्क असेसमेंट के लिए इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर करना चाहिए कि नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को भी? सिर्फ ये देखें कि हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रही है, कि जो बना रहा है उसको भी देखें, पता चले जो बना रहा है वो एफए पास है। अब कंट्रोल स्ट्रांग है, लेकिन देखें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटिटी की, उनकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। तो बताइए रिस्क असेसमेंट, मेरा क्वेश्चन सिंपल, इस सारी डिस्कशन के बाद अगर ये क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया, डिस्कशन पार। सिस्टम बेस्ड अप्रोच कहती है, ये सब्सटेंटिव अप्रोच कहती है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करो। सिस्टम अप्रोच कहती है सिस्टम बेस्ड, कि नहीं पहले रिस्क असेस करो, और रिस्क कैसे असेस होता है? कहते हैं इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करने से। ये वाली अप्रोच इससे बेहतर है। फिर तीसरी अप्रोच आई जिसे कहते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच। बात ये भी वही करती है जो सिस्टम बेस्ड अप्रोच करती है, क्या? कि डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले रिस्क असेसमेंट करो। लेकिन सिस्टम बेस्ड में और इस रिस्क बेस्ड अप्रोच में फर्क क्या है? ये अप्रोच कहती है कि रिस्क सिर्फ इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करने से नहीं, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांजैक्शन से भी असेस होगा। ठीक है? इसको कहते हैं इससे भी असेस होगा। इसको कहते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच। रिस्क, इसका मतलब है रिस्क हमारे एंटिटी के अंदर, कंपनी के अंदर दो तरह के हुए। एक रिस्क हमें पता चलेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से। एक रिस्क कहां से पता चलेगा? एंटिटी से। दूसरा रिस्क कहां से पता चलेगा? इंटरनल कंट्रोल से। क्लियर हुआ? और इन दोनों का कंबाइंड एनालिसिस करके फिर हम डिसाइड करेंगे ये सब्सटेंटिव से कम होने चाहिए कि ज्यादा होने चाहिए। बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, बात समझ रहे हैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मुझे बताइए, क्या क्या सिर्फ रिस्क इस चीज से असेस होगा कि सीएफओ हर ट्रांजैक्शन की अप्रूवल कर रहा है कि नहीं कर रहा? कि इस चीज से भी कि सीएफओ का अपना एक्सपीरियंस है कि नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल है कि नहीं, उसकी इंटेग्रिटी है कि नहीं? तो यानी सिर्फ इंटरनल कंट्रोल नहीं, बल्कि नेचर ऑफ एंटी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी इफेक्ट करते हैं। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है, उसे टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिला बिया से। एक दूसरी कंपनी है, वो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करती है हर साल। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, ये इंटरनल कंट्रोल की नहीं है, कंपनी के सिस्टम, उसकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की है।
बताइए किस कंपनी में रिस्क ज्यादा है? डेफर्ड टैक्स। एक कंपनी की नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ये है कि जब कभी एसेट इस्तेमाल करती है खरीद के करती है। दूसरी की नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसी है जब कभी एसेट इस्तेमाल करती है लीज पे एसेट लेती है। क्या लीज वाली में रिस्क ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। अच्छा अब इसका इंटरनल कंट्रोल से ताल्लुक नहीं है, ये नेचर ऑफ ऑपरेशन है। तो कंक्लूजन के ऊपर लाऊंगा। कंक्लूजन तो देखिए इसी के साथ मैंने लिंक करना है नेक्स्ट कांसेप्ट को। कंक्लूजन फॉलो करें तो बताइए कि हमारी तीन अप्रोचेस हैं ऑडिट की। एक अप्रोच है ट्रांजैक्शन बेस्ड जिसमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जाता है। एक है सिस्टम बेस्ड अप्रोच जिसमें इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड किया जाता है और फिर उसकी बेस पे रिस्क असेस किया जाता है और फिर प्रोसीजर डिसाइड किए जाते हैं। और तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क बेस्ड अप्रोच जिसमें पहले रिस्क असेस किया जाता है और रिस्क दो तरह से, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी अलग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल अलग। क्लियर? और फिर उसके बाद प्रोसीजर डिसाइड किए जाते हैं। अच्छा अब सुन लीजिए एक दो बातें मजीद। आजकल जो अप्रोच यूज होती है कौन सी वाला? इसमें से शाज़ और नादरी किसी जगह पे सब्सटेंटिव अप्रोच या सिस्टम बेस्ड अप्रोच यूज होती है। शाज़ और नादरी नॉर्मली नहीं होती। जो स्टैंडर्ड कहते हैं ना कि जब स्टैंडर्ड कहता है जब आप किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाए ना तो लाजमी है कि आपने रिस्क बेस्ड अप्रोच। हाँ कभी कोई छोटा मोटा क्लाइंट जैसे कोई पान वाला बेकरी वाला इसका ऑडिट करने के लिए जाए तो मे भी आपको इसमें कोई इनका गुड इंटरनल कंट्रोल ना मिले तो आप सिर्फ लेकिन नॉर्मली बड़ी कंपनीज का ऑडिट हमेशा आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाके जितने भी ऑडिट करेंगे ना तकरीबन कंफर्म होकर बात कर रहा हूं सारे रिस्क बेस्ड अप्रोच से बात करेंगे जिसमें तीन फेजेस होंगे। पहले आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी उसका रिस्क असेस करेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल उसका रिस्क असेस करेंगे, फिर जो कंबाइंड लेवल होगा उसकी बेस पे सब्सिडी प्रोसीजर डिसाइड करेंगे। एग्री? अच्छा एक सिर्फ ये जो आप ये रिस्क असेस करेंगे ना ये एक होगा रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, रिस्क एट एग्जर्शन लेवल। ठीक है? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए कौन सी अप्रोच है? ओवरऑल। और रिस्क एट एग्जर्शन लेवल के लिए सब्सिडी प्रोसीजर और टेस्ट। ठीक है ना? ये लिंक कर दिया आपका चैप्टर 3 के साथ कंसर्न। अब अगर आपको अभी तक लेक्चर समझ लग गई है तो अगली बात इंतहाई आसानी के साथ लिंक हो जाएगी। हमने रिस्क असेसमेंट करनी है कि नहीं करनी? करनी है। क्या एक ही तरह की रिस्क असेसमेंट करनी है? एक से ज्यादा तरह की। हमने पहला लेसन जो इसमें आपको क्या सिखाया? क्या हमें ऑडिट करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन से पहले रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए? आपने कहा करनी चाहिए। अब अगला कांसेप्ट क्या समझा रहा हूं? क्या रिस्क असेसमेंट एक ही किस्म की होगी? नहीं, रिस्क असेसमेंट बहुत सी किस्म की है। रिस्क असेसमेंट बहुत अब आप हैरान होंगे, सर बहुत सी क्यों कह रहे हैं? दो क्यों नहीं कह रहे? ये रिस्क असेसमेंट दो तरह की होगी, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी जिसे इनहेरेंट रिस्क कहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल जिसे कंट्रोल रिस्क कहते हैं। इसलिए कि रिस्क असेसमेंट इन दो के अलावा भी है। इन दो के पहले इस कांसेप्ट में मुझे ओके करें फिर मैं आगे चलूं। ओके ना? चलिए अगर कोई कमी पेशी है रीडिंग करेंगे तब जाके पूरी हो जाएगी। अब हम पढ़ने लगे हैं टाइप्स ऑफ रिस्क। ये रिस्क के कितने टाइप्स होते हैं? स्टेप बाय स्टेप। रिस्क की दो बड़ी टाइप्स होती हैं। एक बिजनेसमैन का रिस्क यानी शेयर होल्डर का जो ओनर है, ओनर का रिस्क, एक ऑडिटर का रिस्क। बिजनेस के रिस्क की दो बड़ी टाइप्स हैं। एक बिजनेस रिस्क, ऑडिट, दोनों में फर्क है। बिजनेस रिस्क क्या है? देखिए किसी भी बिजनेस के तीन मकसद होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये हम इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन में भी पढ़ेंगे। तीन मकसद होते हैं, पढ़िए और एग्री कीजिए यस कि नो। पहला बिजनेस प्रॉफिट, शाबाश। दूसरा दूसरा ऑब्जेक्टिव मकसद लीगल कंप्लायंस। ऐसा ना प्रॉफिट है लेकिन इलीगल होगा तो बैन हो जाएगी कंपनी। पहला मकसद प्रॉफिट होना चाहिए, दूसरा मकसद लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए प्रॉफिट हासिल करना है, तीसरा मकसद प्रॉफिट है, लीगल भी है, सारी दुनिया को बताना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। किसी भी बिजनेस के तीन मकसद हैं। यही से कंसेप्ट निकलेगा। पहले बताइए एग्री करते हैं? पहला प्रॉफिट होना, दूसरा कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। क्लियर? क्या ऑडिटर को इस चीज से गर्व है कि कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में? नॉर्मली नहीं। ऑडिटर को इस चीज से गर्व होती है कि प्रॉफिट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हो प्रॉफिट है, लॉस है तो लिखा हो लॉस। इससे गर्व नहीं है ये कंपनी लॉस में तो प्रॉफिट में लेके जाऊं। ना ना, बिजनेसमैन सोचेगा कंपनी लॉस में ना प्रॉफिट में ले। ऑडिटर नहीं सोचेगा। ऑडिटर कहेगा भाई मेरा मकसद है प्रॉफिट है तो जितनी चीज है उतनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ला। तो प्रॉफिट ऑडिटर का मकसद नहीं है। कंप्लायंस में लॉज एंड रेगुलेशन के एंटिटी लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई कर रही है कि नहीं, क्या ये ऑडिटर का मकसद है? ये डिपेंड करता है। प्रॉफिट बिल्कुल पर्पस नहीं है ऑडिटर का। कंप्लायंस पे डिपेंड कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करते हैं, कुछ लॉज ऐसे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करते। जो लॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करते हैं वो इंश्योर करना ऑडिटर की जिम्मेदारी है। ऑडिटर की जिम्मेदारी जैसे इनकम टैक्स लॉस, सेल टैक्स लॉस, ये लॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करते हैं ना, इनकी कंप्लायंस ऑडिटर ने इंश्योर करनी है। और जो लॉज जो कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड है वो आईएसओ 9001 सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ये रिक्वायरमेंट पूरा करनी पड़ेगी। वो मैनेजमेंट ने किया कि ऑडिटर की बुला से ऑडिटर को तो भी समझ आई। और तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, ये ऑडिटर के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है कि मैनेजमेंट ने सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया कि नहीं। तो मेन कंसेप्ट क्या सिखाया? मैनेजमेंट बिजनेसमैन के तीन ऑब्जेक्टिव हैं। ना 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 प्रॉफिट, हाँ शाबाश प्रॉफिट, कंप्लायंस में लॉज एंड रेगुलेशन। ऑडिटर का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल लॉज एंड रेगुलेशन भी वो है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करते हैं। अब सुनिए इन तीनों में से कोई भी मकसद पूरा ना होना यह है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है कि ये जो तीनों ऑब्जेक्टिव है ना इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा ना होना बिजनेस रिस्क है। लेकिन ऑडिट रिस्क क्या है कि सिर्फ तीसरे वाला ऑब्जेक्टिव पूरा ना होना, सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर ना होना। किसी इवेंट की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, ये रूल गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा बताओ ऑडिट रिस्क है बिजनेस रिस्क है? तो सुनिए किसी इवेंट की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, ये बिजनेस रिस्क है? ऑडिट रिस्क है? नहीं है। कोई ऐसा लॉ आया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं कर रहा, वैसे गवर्नमेंट ने लॉ इंट्रोड्यूस करवा दिया, बिजनेस रिस्क है, ऑडिट रिस्क नहीं है। और कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया जो बड़ा मुश्किल है इंप्लीमेंट करना, ये बिजनेस रिस्क भी है और शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि वही सेंटेंस बोलने का जो आपको समझ नहीं आता होता कि सारे के सारे ऑडिट रिस्क बिजनेस रिस्क हैं लेकिन सारे के सारे बिजनेस रिस्क ऑडिट रिस्क नहीं है। या इसको दूसरे फार्म में यूं भी कह सकते हैं, ऑडिट रिस्क इज ए टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क व्हिच रिलेट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली, व्हिच रिलेट्स टू फाइनेंस। तो मुझे बताइए बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में फर्क समझ आ गया? बिजनेस रिस्क में तीनों तरह के रिस्क शामिल है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिस्टर्ब हो, कंप्लायंस में लॉज एंड रेगुलेशन डिस्टर्ब हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्टर्ब हो, तीनों शामिल। ऑडिट रिस्क में क्योंकि ऑडिटर का मकसद सिर्फ एक ही होता है फाइनेंस, तो वो इवेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करेगा। पहली चीज बताइए, देखिए बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन दी जाएगी, ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन दी जाएगी, रटा लगाने को लगा लेंगे। कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं? तीन मकसद है बिजनेसमैन के, तीनों मकसद है, कोई भी डिस्टर्ब हुआ बिजनेस रिस्क है। ऑडिटर है उसका एक ही मकसद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी भी इशू की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती होती है ऑडिट रिस्क।
क्लियर? अच्छा मुझे बताइए कि छोटी सी एग्जांपल के साथ, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, बिजनेस इसका या ऑडिट रिस्क? बिजनेस, शाबाश। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती थी मार्केट में उसकी सेल प्राइस डाउन हो गई, डिमांड कम हो गई, बिजनेस रिस्क भी है, ऑडिट रिस्क भी है। क्यों ऑडिट रिस्क क्यों है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बिजनेस रिस्क क्यों है? प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। क्लियर? बिजनेस रिस्क ऑडिट में फर्क। अच्छा सुनिए, ऑडिट रिस्क दो तरह के हैं, एक छोटे-छोटे रिस्क, एक बड़े-बड़े रिस्क। छोटे-छोटे रिस्क को क्या नाम देते हैं? ट्रांजैक्शन। बड़े-बड़े रिस्क को फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ये सारे पढ़ाया हुआ है। अच्छा क्या बता दिया, मैं दोबारा पढ़ाने लगा था। यार चैप्टर 3 में पढ़ाया हुआ है, लेकिन जो नहीं पढ़ाया वो सुन ले। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो आगे कोई एग्जांपल नहीं। रिस्क एट ट्रांजैक्शन लेवल की 3 एग्जांपल्स हैं। पहला रिस्क, रिस्क ड्यू टू नेचर ऑफ एंटिटी, ट्रांजैक्शंस ऑफ एंटिटी, इसको नाम देते हैं इनहेरेंट रिस्क। दूसरी टाइप, रिस्क के इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं, कंट्रोल रिस्क। तीसरी टाइप जो क्लाइंट से रिलेट नहीं करती, तीसरी टाइप का ताल्लुक सिर्फ ऑडिटर से है कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने लगे और अंधा हो जाए, गूंगा हो जाए, बहरा हो जाए, लंगड़ा हो जाए। क्यों? उसे मिस स्टेटमेंट सामने पड़ी नजर ना आए। व्हेन सब्सटेंटिव प्रोसीजर डू नॉट डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, से क्या कहेंगे? डिटेक्शन रिस्क। व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट बाय इट्स प्रोसीजर, इसको क्या कहते हैं? डिटेक्शन रिस्क। तो ये पूरी रिस्क असेसमेंट की सारी टाइप्स, मैक्सिमम टाइप्स आपके सामने एक ही डायग्राम में आ गई। ठीक है? बड़ी टाइप्स कौन सी है? बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क, दोनों में समझ आ गया? ओह यस। अच्छा ऑडिट रिस्क की दो टाइप्स अचानक हो गया। इसकी दो टाइप्स, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, रिस्क एट ट्रांजैक्शन लेवल, दोनों में फर्क समझ आ गया? रिस्क एट ट्रांजैक्शन लेवल की 3 टाइप्स, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, इनमें फर्क समझ आ गया? तो बताइए इनहेरेंट रिस्क किससे रिलेट करता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से, नेचर ऑफ एंटिटी। कंट्रोल रिस्क किससे रिलेट करता है? डिटेक्शन रिस्क किससे रिलेट करता है? ऑडिटर से। अच्छा बताइए किस रिस्क की वजह से ऑडिटर को फांसी लगेगी? शाबाश। किस रिस्क की वजह से सीएफओ सीईओ को फांसी लगेगी? हाँ। और किस रिस्क में किसी का भी कसूर? क्योंकि देखिए इनहेरेंट रिस्क का मतलब नाम ही इनहेरेंट ऐसे पढ़ा था कि हमेशा होगा, जैसे इनहेरेंट लिमिटेशन थी वो हमेशा होगी। जब कभी क्रेडिट सेल करेंगे ना, हमेशा रिस्क होगा, बैड डेट होंगे। जब कभी पेरिशेबल इन्वेंटरी में डील करेंगे, हमेशा रिस्क होगा कि ऑब्सोलीट हो जाएगी। इसमें किसी का भी मैनेजमेंट का कसूर नहीं है। इनहेरेंट रिस्क को आप कभी कंट्रोल, इनहेरेंट रिस्क को कभी कंट्रोल, ट्रांजैक्शन बिजनेस करेंगे तो हमेशा रिस्क होगा, लॉस हो। हाँ, कंट्रोल रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? कंट्रोल स्ट्रांग करके। वो हम नहीं करते, वो मैनेजमेंट करेगी। डिटेक्शन रिस्क को कम कर सकते हैं। कैसे? सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ा के, अच्छे तरीके से डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करके। ठीक है? अच्छा अब किताबें कर दे बंद। अभी आपने वो तो पूछा ही नहीं। सर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो किताबें बंद। अब मैं आपको रिस्क पूछूंगा, आपने बताना है इनहेरेंट है, कंट्रोल है, डिटेक्शन। क्या आप इस काबिल हैं? देखिए अगर इस सवाल का 3 सवाल पूछूंगा, अगर जवाब यस दे दिया ना, आज का सारा लेक्चर, आज इंशाल्लाह घर जाके सुकून की नींद सोऊंगा मैं। अगर एक का भी जवाब ना दिया ना, तो हाँ, तो फिर नींद मुश्किल आएगी। पहला, क्या आप बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में फर्क जानते हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्या आप रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और रिस्क एट ट्रांजैक्शन लेवल में फर्क जानते हैं? तीसरा क्वेश्चन, क्या आप इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क में फर्क जानते हैं? एग्जांपल्स, इन्वेंटरी की नेचर ऐसी है, कोई ऐसी इन्वेंटरी बता दे जो बड़ी कीमती होती है? ज्वेलरी, नोट, कैश, सिग्निफिकेंट कैश, ये चोरी हो सकती है। ये कौन सा रिस्क है? क्योंकि उस इन्वेंटरी की नेचर की वजह से, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से। ऐसे अकाउंट्स जिनमें एस्टीमेट और जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जैसे प्रोविजन फॉर लीगल केस, जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी, इनमें एस्टीमेट के गलत होने का चांस है। ये कौन सा रिस्क है? क्यों इनहेरेंट? जजमेंट। इनहेरेंट रिस्क को कंसीडर करते हुए कंट्रोल्स को कंसीडर नहीं करते। जाहिर कंट्रोल अलग है, ये अलग है। इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जब आप इनहेरेंट रिस्क डिस्कस कर रहे होंगे ना, कंट्रोल रिस्क को अलग रखना। ओके, कंट्रोल रिस्क आ जाए। इसका कंट्रोल रिस्क क्या है? एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सही काम ना कर रहे हो, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल वो मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर सके। जैसे अगर रिकंसिलिएशन नहीं बन रही, कंट्रोल रिस्क है। रिस्क है, कौन सा रिस्क है? पेमेंट्स की अप्रूवल नहीं हो रही, मिस स्टेटमेंट का रिस्क है, कौन सा? कंट्रोल रिस्क। सेग्रीगेशन ड्यूटीज नहीं है, कंट्रोल। और अगर ऑडिटर ऑडिटर ने प्रोसीजर सही परफॉर्म नहीं किया, रिस्क है। ये कौन सा रिस्क है? डिटेक्शन रिस्क। सैंपल साइज ज्यादा होना चाहिए था, उसने जल्दी घर जाने के चक्कर में सैंपल साइज कम कर दिया, उसके काम का किसी ने रिव्यू ही नहीं किया। तीन तरह के रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन। अहम चीज, तीनों की रीजन फर्क है। इनहेरेंट रिस्क की रीजन है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कंट्रोल रिस्क की रीजन है एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल वीक होना, डिटेक्शन रिस्क की रीजन है ऑडिटर का अपने प्रोसीजर सही परफॉर्म ना करना। इनहेरेंट रिस्क कैसे रिड्यूस हो सकता है? कोई तरीका नहीं। कंट्रोल रिस्क कैसे रिड्यूस हो सकता है? कंट्रोल स्ट्रांग करो। डिटेक्शन रिस्क कैसे रिड्यूस हो सकता है? क्लियर? कंसेप्चुअली सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, मेरी तसल्ली हो गई है। लेकिन जब आप घर जाएंगे ना, आपको डेफिनेशंस याद करते हुए कुछ अल्फाज अजीबो-गरीब मिलेंगे विदाउट कंसीडरेशन, और एक आधी टर्म एक्स्ट्रा मिलेगी। क्या आप कहेंगे सर उधर एक और रिस्क का जो आपने बताया नहीं, कौन सा रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट? मैं कहूंगा नहीं बताया, कल बताऊंगा कि कहां बताया। चलिए कल क्लास है, आज क्लास है रोज हाँ, लेकिन आज की क्लास में अभी से अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं होना। आज की क्लास है हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। बल्कि मुझे याद है पिछली क्लास में भी 2 केस स्टडी रह गए, भागे थे आप जल्दी, वो भी और ये भी याद भागे थे मैं। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। हम असाइनमेंट जरूर करनी है, हम असाइनमेंट लाजमी करनी है, रिटन केस स्टडीज। आज का लेक्चर यहां खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।